Preksaji Jain, learned faculty on annual return GSTR 9 and GSTR 9C. Respected Advocate Anjani Srivastava Sahab, Chairman Association of Taxpayer and Professional, Advocate Vinod Patni ji, Advocate Pramod Raje ji, President Astana and UP respectively. आज के संचालनकर्ता पराग सिंघल जी and all my dear professional friends. Friends, it is a matter of immense pleasure for me to welcome all of you on behalf of Association of Tax Practitioner and Professional, Tax Bar Association Jodhpur, Tax Bar Association Jaipur and Kar Jankari Tax Magazine. Friends, today we have with us CA Pradeep Jain Sahab, CA Neetu Sukhani ji and CA Preksaji Jain will deliver their deliberation on GSTR 9 and 9C. All three faculties are from our own city, Jodhpur only, having good experience in the direct, indirect taxes. I welcome all of you. I also welcome all the participants who is attending this webinar and very much sure that we all will highly benefit from the deliberation on GSTR 9 and 9C. I request all of you, please continue your cooperation in future also by active participation in all the events organized by us. At last, I request for stay safe and stay updated. Thank you all of you. पराग जी, हेलो पराग जी, पराग जी की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। प्रदीप जी, हेलो प्रदीप जी। हाँ जी, हाँ, आगे का कार्यक्रम शुरू करते रहिए डॉक्टर साहब। उनका पराग का शायद पराग की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पराग जी की आवाज नहीं आ रही सर। प्रदीप जी, यू विल बी स्टार्ट। विनोद पाटनी जी, विनोद पाटनी जी, विनोद पाटनी साहब, मैं एसोसिएशन का परिचय देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं यूपी चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अनिमेश मित्तल जी को। अनिमेश जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो, आ गई। चलो सर, प्रथम मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। अनिमेश जी, हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी, सभी का मैं आज की वेबिनार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि पराग जी से मुझे आदेश हुआ कि अपनी संस्था का परिचय देने के लिए, तो इस संस्था के विषय में मैं कुछ आपको विषय में बताना चाहता हूं। करदाताओं और प्रोफेशनल के हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ गठित एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल एक नेशनल फोरम अपने नेशनल चेयरमैन अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी और को चेयरमैन अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन में अपने कार्यों को सफलता के साथ आरंभ कर दिया है। एसोसिएशन ने सरकार से मिलकर 3B पर लेट माफी वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़वाने के साथ अनेक सफल प्रयास किए हैं। हमारा प्रयास है कंपोजिशन डीलर्स को भी लेट फीस माफ कराने का प्रयास है, संभव है शीघ्र राहत मिल जाए। हमारा मुख्य प्रयास है कि देश के करदाताओं के साथ टैक्स प्रोफेशनल को भी उचित सम्मान प्राप्त हो और यात्राओं और सरकारी सुविधाओं में भी प्राथमिकता मिले और टैक्स योद्धा घोषित हों। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार पिछले 20 सालों से अधिवक्ता निधि फंड एकत्र करने के लिए 10 रुपए का वकालतनामा पर टिकट लगाने का प्रावधान किया है। इस फंड में कितनी राशि जमा हो चुकी है और कितनी अधिवक्ताओं को कितना कल्याण हुआ है का हिसाब सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगा गया है। हमारा प्रयास है शीघ्र ही अधिवक्ताओं का कल्याण निधि मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि टैक्स संबंधित समस्याओं को हमको उपलब्ध कराते रहें ताकि हम प्रयास करते रहें। यह सामूहिक प्रयास है और आपका सहयोग आवश्यक है। आज श्री दीपक गोयल जी बुलंदशहर जी द्वारा हमें आज सूचित किया गया कि उनके द्वारा अपने जिले में जिला कोऑर्डिनेटर कमेटी का गठन कर लिया गया है। उसमें जॉइंट कोऑर्डिनेटर एवं कार्यकारिणी सदस्य भी बना दिए गए हैं। इसके लिए वो मेरे बधाई के पात्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने सभी
जिलों में हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द ही शीघ्र ही जिला कोऑर्डिनेटर पद पर हम जितने भी लोग वहाँ पे बनाए गए हैं उनके द्वारा पूरी तरह कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और सबको साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ वक्ताओं को आज की वेबिनार के लिए जो आज हमारे GSTR 9 पर आयोजित की जाने वाली है। श्री प्रदीप जैन जी जो इनका मैं वो बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं, जिनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और आज जो हमारे उनके साथ में CA नीतू सुखवानी जी, CA प्रेक्षा जैन जी, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और वो उनको वक्ताओं को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिमेश मित्तल जी। मैं आमंत्रित करूं राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष विनोद पाटनी साहब को। इससे पहले मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूं। हमारे फोरम की एसोसिएशन की स्टडी कमेटी चेयरमैन नेशनल लेवल के CA प्रदीप जैन जोधपुर से हैं और राजस्थान स्टडी सर्किल कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसके चेयरमैन सर की सहमति से जयपुर के युवा साथी एडवोकेट विक्रम गोगरा जी को चेयरमैन के लिए नामित किया जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह राजस्थान में कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही यूपी के अंदर मैं 3 सदस्यों को शामिल कर रहा हूं स्टडी कमेटी सर्किल कमेटी में, जिसमें भी चेयरमैन सर की सहमति प्राप्त हो चुकी है। पहला नाम है लखीमपुर खीरी से एडवोकेट आकाश गर्ग, बुलंदशहर से एडवोकेट दीपक गोयल और आगरा से एडवोकेट मिसेस रुचि अग्रवाल। ये 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। चेयरमैन बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट एडवोकेट विनोद पाटनी जी को। कृपया स्पीकर्स का परिचय देने का कष्ट करें। एडवोकेट विनोद पाटनी साहब। आवाज नहीं आ रही है विनोद पाटनी साहब आपकी। विनोद पाटिल जी आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। पाटनी जी अपना माइक अनम्यूट करें जरा सा जी। हाँ ठीक है, फिर हो गया। प्रदीप जी जरा सा इसको चेक करा ले, उसमें वो उन्होंने शायद किया तो फिर हो गया। हाँ जी, आवाज आई सर? आपकी तो आवाज आई लेकिन पाटनी जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आई साहब। हाँ अरे पाटनी साहब, हाँ ठीक आ गई आवाज। चलिए हाँ चलिए सर। हाँ सर। रेस्पेक्टेड नेशनल चेयरमैन श्री अंजनी कुमार जी श्रीवास्तव जी, को चेयरमैन श्री संतोष गुप्ता जी, श्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री पराग सिंघल जी, एंड all friends, I am grateful to organizers for privilege to introduce the learned speakers. I am dignified to introduce such a great speaker, CA Shri Pradeep Jain Sahab, CA Neetu Sukhani ji और CA प्रेक्षा जैन जी। Now प्रदीप जैन साहब का मैं बोलता हूँ। A practicing chartered accountant practicing in indirect taxation laws, GST, Central Excise, Customs, Service Tax, and DGFT since 1994, more than 26 years, having a head office at Jodhpur and branch office at Ahmedabad, and founder of the website www.capradeepjain.com, updating various professional assessees and students with latest amendment in Central Excise, Customs Service Tax, and DGFT. Recently appointed as chairman of National Level Study Circle Committee of the Association of the Taxpayer and Professionals, affiliated with a number of various associations pertaining to trade and industry in Jodhpur, Pali, Phalna, and Ahmedabad. Author of book titled A Comprehensive Guide to GST for Exporters, published by Blue Musbury Publishing India Private Limited. Regular writer on various issues pertaining to indirect taxation,
articles written have been published on renewed websites such as taxindiaonline.com, taxguru.com, etc. Has been nominated as featured member on the board of famous taxation website www.caclubindia.com. Various articles have also been published in print media and in eminent fortnightly journals like Excise Law, Time, Service Tax Review, Corporate Law, in various seminars held on indirect taxation. During budget address, various seminars prominently on GST for the Institute of Chartered Accountants of India. Jodhpur chapter has been facility for residential course held by ICAI. Now, अब मैं दूसरा स्पीकर CA नीतू सुखवानी जी के लिए बता रहा हूँ. We are having a CA Neetu Sukhwani, Chartered Accountant. She is associate with CA Pradeep Ji Jain since 2012. Presently, she is involved in handling legal and litigation matters, along with the day-to-day compliance work in GST. She has also been recognized as a faculty member of GST by ICAI. She has also co-authored book with CA Pradeep Ji titled A Comprehensive Guide to GST for Exporters, published by Bloomsbury Publishing India Private Limited. She is a regular writer for renewed publications such as Sentex Publication Private Limited, Taxman Publications. Her articles have also been published on ICAI Journal and various prominent websites. और तीसरे स्पीकर हमारे CA प्रेक्षा जैन. I will just give you a brief introduction for our presenter. This webinar related to annual return with some cases studies is taken by CA Preksha ji. She has an depth knowledge of GST. Presently, she is involved in conducting internal and statutory audits under GST. She is also engaged in handling advisory, legal and litigation matters along with the day-to-day compliance work in GST. Moreover, she is actively engaged in deliberations with respect to various practical issues and challenges faced by taxpayers in GST. She is also a regular writer and her articles have been published on various renewed sites like Taxman, Sentex, TaxGuru, etc. So let's us begin webinar and now I'll hand over the session to CA Preksha Jain. मैं धन्यवाद विनोद पाटिल साहब. मैं आमंत्रित करूं वक्ताओं को. इससे पूर्व मैं स्वागत करता हूं अपने को चेयरमैन एडवोकेट संतोष गुप्ता जी को जो कानपुर से हैं, और मैं स्वागत करता हूं अपने नेशनल ट्रेजरर एडवोकेट संदीप बंसल जो फिरोजाबाद से हैं. इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने स्पीकर CA प्रदीप जैन जोधपुर से. प्लीज प्रदीप जैन जी. Thank you, sir. Webinar will be conducted by, I hand over the mic to CA Preksha Jain. She will be delivering his speech, starting his speech with on GSTR 9 and 9C. Preksha. ओके सर. शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगी कि किन किन असेसीज को एनुअल रिटर्न फाइल करना रहता है. जो भी GST में रजिस्टर्ड है उन्हें मैंडेटरली अंडर सेक्शन 44
GSTR 9 और 9C दोनों फाइल करना रहेगा, लेकिन सरकार ने कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज बताई थी जिन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसे पर्सन्स जिन्हें TDS या फिर TCS कट करना होता है, उन्हें भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सरकार ने कुछ रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड की थी, जैसे जैसे असेसीज को प्रॉब्लम आती गई। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जिनका भी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, उन्हें 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर, मैं 17-18 और 18-19 का एक कंसोलिडेटेड बताना चाहूँगी कि टैक्सेशंस दिए गए हैं। अब बिलो 2 करोड़ अगर टर्नओवर है तो ऑप्शनल है आपको 9 और 9C फाइल करना। अगर आपका 2 से 5 करोड़ के में टर्नओवर है तो कंपल्सरीली था आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 का 9 और 9C फाइल करना। हाउएवर जो 2 से 5 करोड़ 18-19 के लिए जिनका भी टर्नओवर था, उसमें 18-19 में जिनका भी 2 से 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर था, उन्हें सिर्फ 9 फाइल करना है, 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और मोर देन 5 करोड़ जिनका भी टर्नओवर है, उन्हें 9 और 9C दोनों फाइल करना है। नोटिफिकेशन 16/2020 से रिलैक्सेशन दिया था। मोर ओवर जो भी बिजनेसेस जिनका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है और इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 उनके लिए 9 जो है वो ऑप्शनल किया गया था। लेकिन जो नोटिफिकेशन था 47/2019 उसमें ये बोला गया था कि अगर आपका रिटर्न आप फाइल नहीं करते हैं तो जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स है वो डी मान लिया जाएगा कि वो फिगर के हिसाब से आपका अपना 9 फाइल कर दिया है। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि लास्ट डेट क्या है आपके एनुअल रिटर्न फाइल करने की। जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 18-19 की, वो 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अब अगर इन केस आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो किस तरह के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको सफ़र करने रहेंगे। जो लेट फी है फाइल करने के एनुअल रिटर्न, वो है 100 पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। ये CGST में है और सेम जो है वो SGST में भी आपको पेमेंट करना रहेगा। एक प्रेस रिलीज आई थी 14 मार्च 2020 में, जिसमें ये बोला गया था कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है तो आपको 17-18 और 18-19 के लिए कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ है। मोर ओवर एक दिक्कत ये आती है कि उन असेसीज का क्या जिन्होंने ऑलरेडी लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उनको सरकार रिक्रेडिट देगी। ये अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि एनुअल रिटर्न क्या सेपरेटली फाइल करना है फॉर ईच GSTN। तो हाँ, जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके GSTN है वो आपको सेपरेटली फाइल करने रहेंगे, हर अलग स्टेट वाइज और GSTN वाइज भी। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि 9 और 9C कैसे फाइल करना है, वो तो ऑलरेडी सबको पता है कि ब्रीफ क्या है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि सरकार ने बाद में लेट में क्या क्या रिलैक्सेशंस दिए थे वाइल फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट। सबसे पहला ये था जो भी टेबल 4 है जिसमें कि एडवांसेस, इनवर्ट और आउटवर्ड सप्लाई जिसमें टैक्स पेबल होता है, उसमें 4A, 4B, 4C, 4D, 4E इसमें किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं था। B2C, B2B, SCZ एक्सपोर्ट विद पेमेंट और SCZ ऑन पेमेंट और डीन एक्सपोर्ट, इसमें जो भी आपके एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको डिक्लेयर करने हैं। फिर जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट्स है जो कि आप देख पा रहे हैं 4I, 4J, 4K, 4L, इसमें ऑप्शनल कर दिया गया था। ये जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट्स है या फिर जो भी आपने अमेंडमेंट से इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया आपका टैक्स, कॉरस्पॉन्डिंगली 4A, 4B, 4C, 4D और 4E में दिखा सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ में। आपको सेपरेटली 4I, 4J, 4K और 4L में दिखाने की जरूरत नहीं है।
अब पार्ट 2 में ऐसा, पार्ट 1 में ये था जिसमें टैक्स पेमेंट रहता है, पार्ट 2 में ये था जिसमें कि आउटवर्ड सप्लाई जिसमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं होता है। उसमें ऐसा दिया था कि जो भी 5D, E और F है, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड और नॉन जीएसटी, वो आप क्लब करके एग्जम्प्टेड के अगेंस्ट में दिखा सकते हैं। इसमें भी सेम रिलैक्सेशन दिया गया था, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सप्लाईज जो भी आपने अमेंडमेंट के थ्रू डिक्रीज या इंक्रीज की, वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जो 5A, 5B, 5C, D, E, F उसमें रिड्यूस करके और ऐड करके दिखा सकते हैं। हेलो, लखनऊ में अपेक्षा थोड़ा सा ये सभी के तुम्हारे पास है कंट्रोल, तुम सभी के वो कैमरा ऑन कर दो पैनलिस्ट के, कर सकती है कार्तिक, कुछ कर सकते हैं अपन, इनके कैमरा ऑन कर सकती है प्रेक्षा, कैसे? आस्क टू स्टार्ट वीडियो करना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ पे ऑप्शन आता है उसका? हाँ, उसमें एक एक पैनलिस्ट पे जाके ओके ओके कर दो, आस्क टू, 3 डॉट्स आएंगे उस पे ओके कर दो। और थोड़ा सा जो है ना तुम धीरे धीरे बोलती जाओ, मतलब अच्छा, ओके। वॉइस तो अब अच्छी आ रही है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक सो। क्या सर, अब अंजनी कुमार जी अब तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वॉइस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा उसको स्लो स्लो बोलते रहो, मतलब फास्ट नहीं और धीरे धीरे चलते रहो, ठीक है? ओके, अब शुरू कर दो परीक्षा वापस। हाँ, नीतू भी आ गई। मैंने सबको बाकी सबके म्यूट रखना, म्यूट जरूर रखना। हाँ, म्यूट मैंने सबको कर दिया। चलो ठीक है, तुम कंटिन्यू रखो। परीक्षा कंटिन्यू करो। हाँ हाँ सर। फिर आगे इसमें ऐसा है, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, जो भी आपके टर्नओवर का जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसका आपको कैसे बाइफर्केशन देना है। अब मैं डिस्कस करूंगी जो भी आईटीसी आपके 3B में रिफ्लेक्ट होती है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका आपको कैसे इसमें दिखाना रहेगा। जो टेबल 6 से होती है वो ऑटो पॉपुलेटेड आती है। पहले शुरुआत में असेसीज को ये दिक्कत आई थी कि जो भी ये जितना भी आपने आईटीसी लिया है आरसीएम में और ऑल अदर आईटीसी में और इंपोर्ट में, वो आपको बाइफर्केशन दिखाना रहेगा इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में, जिसकी वजह से एसएससीज को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने ये रिलैक्सेशन दिया कि जितना भी 6B, 6C, 6D और 6E में जितना भी आपने आईटीसी क्लेम किया है 3B के अंदर, वो आपको सारा का सारा इनपुट्स के अंदर दिखाना है, बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट में लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको रिसीव हुआ आईएसडी में, वो आपको 6G में दिखाना है। और ट्रान 1 और ट्रान 2, ट्रान 1 में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि 17-18 में ट्रान 1 की लास्ट डेट थी 27 दिसंबर थी लास्ट डेट ट्रान 1 फाइल करने की, लेकिन एक सब ऑर्डर आया था 1/2020 डेटेड 7 फरवरी, जिसमें कि टैक्स पेयर्स को एक रिलैक्सेशन दिया गया था। जो भी अपने ट्रान 1 फाइल नहीं कर पाए थे तो उन्हें एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि वो अपने ट्रान 1 फाइल कर सकते हैं बिफोर 30 मार्च 2020। ये जो रिलैक्सेशन है सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को दिया गया था जो कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए थे या फिर जिन्होंने टेक्निकल कोई भी तरह का ग्लिच फेस किया था व्हाइल फाइलिंग जीएसटी या ट्रान 1 बिफोर ड्यू डेट से पहले। टेक्निकल ग्लिच आपने फेस किया है तो उसके लिए आपका प्रॉपर डिजिटल एविडेंस भी होना चाहिए, कोई स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि आपने फाइल करने की कोशिश की थी लेकिन पोर्टल की गलती की वजह से आप फाइल नहीं कर पाए। तो इस केस में इस ऑर्डर के अंतर्गत जिस किसी ने भी ट्रान 1 फाइल किया था उन्हें अपना 18-19 में दिखाना है जो भी आपने क्रेडिट ली है ट्रान 1 से रिलेटेड। हाउएवर जो अपन 18-19 का फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, तब एक दिक्कत और आ रही है कि जो भी 17-18 की ट्रान 1 की क्रेडिट है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है। तो इस केस में आपको ये करना रहेगा कि जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रहा है उसको आप डिलीट करके और आप सेव कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए।
अब दिक्कत एक और आती है कि आप कोई भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर में अगर आप चेंज करते हैं और वो 20% से वेरी करता है तो एक पॉपअप मैसेज आता है कि आप जो अमाउंट सेव करना चाह रहे हैं वो 20% से ज़्यादा है। तो इस केस में क्योंकि ये पोर्टल की गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो आपको सेव एज करके प्रोसीड ही करना रहेगा। अब जो भी पहले डिस्कस किया था जो आईटीसी अवेल की, अब पार्ट थर्ड है जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया है अपने 3B के अंदर 18-19 में, तो वो आपको दिखाना है इसमें। अब इसमें ऐसा है कि जो भी रूल 37, 39, 42, 43 और 17(5) में जितना भी आपने रिवर्स किया था वो आपको कंसोलिडेट करके दिखाना है। लेकिन जो रिवर्सल आपने ट्रान 1 और ट्रान 2 के लिए किया था वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली ही दिखाना रहेगा 7F और 7G में। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रूल 37 में क्या था। रूल 37 में ये है कि 180 डेज का प्रोविजो है। अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है अपने सप्लायर को तो इस केस में आपको रिवर्स करना रहता है क्रेडिट। रूल 39 में है कि अगर आपके आईएसटी ने कोई एक्सेस या फिर रॉन्ग क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो उस केस में भी आपको जो भी एक्सेस या फिर रॉन्ग क्रेडिट है वो रिवर्स करनी रहेगी। 42 और 43 में ऐसा है कि 42 में है जो भी आपने इनपुट या इनपुट सर्विस नॉन बिजनेस यूज के लिए ली है तो आपको 5% रिवर्स करना है। और अगर आप सप्लायर हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल दोनों के, तो प्रोपोर्शनेटली आपको रूल 42 में फॉर्मूला दिया गया है उस हिसाब से रिवर्स करनी है। रूल 43 में है रूल 42 में इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल है, 43 में कैपिटल गुड्स का रिवर्सल है। फॉर नॉन बिजनेस यूज अगर आपने किया है या फिर एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए आपने कोई कैपिटल गुड यूज किया है। और रिवर्सल एज पर 17(5). 17(5) जो है वो ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है जिसमें कि बताया गया है कि किस किस केस में आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट। तो उस केस में भी अपने अगर आपने कोई रिवर्सल किया है इनएलिजिबल क्रेडिट का तो आपको वो दिखाना है। अब टेबल 8 है जीएसटीआर 2 से रिलेटेड, 2A से रिलेटेड। इसमें 8A में आता है जो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है और इसमें सरकार ने ये रिलैक्सेशन दिया था क्योंकि एसएससीज को बहुत दिक्कत आ रही थी ये टेबल फाइल करने के लिए। तो उन्हें ये रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो भी आपकी एंट्रीज आ रही है 8A से 8B के बीच में वो आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप पहले अपने एक्सेल में पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे आप अपलोड कर सकते हैं व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9C। और इसमें सीए के सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये टेबल फाइल करने के बजाय आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं विद 9C। पार्ट 4 आता है जो कि आपने टैक्स पे किया है व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B। इसमें है जो टैक्स पेबल का कॉलम है वो आएगा एक्चुअल एज पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो टैक्स पेबल है वो एक्चुअल है माइनस जो भी आपने कैश से पे किया माइनस जो भी आपने आईटीसी से पे किया। अगर टैक्स पेबल ज़्यादा आ रहा है तो आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा डीआरसी 03 से, और आपके अगर आपने एक्सेस पे किया है तो इस केस में आप रिफंड फाइल कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर्स आते हैं फिफ्थ। कोई भी आपने ट्रांजैक्शंस जो 18-19 से रिलेटेड थे वो आपने अप्रैल से लेकर सितंबर 19 में दिखाए हैं आपके जीएसटीआर 3B के अंदर। जो 10, 11, 12, 13 है, इसमें 10 में ऐसा है कि जो भी आपने सप्लाईज जो आपके टैक्स डिक्लेयर टू अमेंडमेंट जो भी आपने अपनी टैक्स अगर पेमेंट किया है या फिर आपने कोई सप्लाई इंक्रीज करके दिखाया है आपके अप्रैल से सितंबर 19 के बीच में तो वो दिखाना रहेगा। कोई रिड्यूस किया तो 11 में आएगा। कोई 18-19 की क्रेडिट आपने अप्रैल से सितंबर के बीच में की है तो 12 में आएगा, और 13 के अंदर अगर आपने कोई आईटीसी अवेल की है प्रीवियस ईयर की। हाउएवर सरकार ने ये रिलैक्सेशन दिया था कि जो टेबल 12 और 13 वो ऑप्शनल रहेंगे फॉर 17, 18 और 18, 19, और जो भी डिफरेंशियल टैक्स आपने पे किया है आउट ऑफ 10 और 11 वो आपको टेबल 14 में दिखाना है। जो पार्ट 6 था डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड वो ऑप्शनल कर दिया था तो ये फाइल करने की जरूरत नहीं है फॉर व्हाइल फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड 9C ऑफ 18 and 19। जो पार्ट 6 है जिसमें कि आपने अगर कोई सप्लाई कंपोजिशन टैक्स पेयर से कोई परचेज
किया है, या फिर आपने डीम सप्लाई ऐसा होता है कि आपने जॉब वर्क के लिए भेजा है इनपुट और कैपिटल गुड्स, अगर वो 1 या फिर 3 साल में वापस आपको रिटर्न नहीं होते हैं तो वो डीम सप्लाई मानी जाएगी और उस पर टैक्स पेबल होगा। और गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस में 6 मंथ्स की लिमिट है। इन केस आपने भेजा माल और 6 मंथ्स में वापस रिसीव नहीं होता है तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये टेबल भी ऑप्शनल कर दी गई है सरकार के द्वारा। जो HSN वाइज समरी थी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की, इसमें भी असेसरीज को दिक्कत आ रही थी। आउटवर्ड सप्लाईज में दिक्कत इस वजह से नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी GSTR 1 में HSN वाइज समरी जाती है आउटवर्ड सप्लाईज की, लेकिन इनवर्ड सप्लाईज में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से इन्होंने ऑप्शनली कर दी HSN वाइज समरी फॉर 1809। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगी 9C। 9C में ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशंस नहीं दिए गए थे, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि 9C कैसे फाइल करना है। जो टेबल 5 है वो रिकंसिलिएशन है आपका ग्रॉस टर्नओवर का, जिसमें कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका मैच होगा जो आपने 9 में दिखाया है। इसमें सरकार ने एक मेजर रिलैक्सेशन ये दिया था कि जो भी आपके 5B से लेके 5O तक जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आते हैं वो आप कंसोलिडेट करके 5O में दिखा सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट यहाँ पे करूँगी कि जो भी आप एक कंसोलिडेटेड फिगर 5O में दिखा रहे हैं वो आप वर्किंग अपने पास रखें फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि डिपार्टमेंट पक्के से ही इसमें जब भी ऑडिट करेगा तो पूछेगा कि ये फिगर कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आपके पास इससे रिलेटेड प्रॉपर वर्किंग पूरी होनी चाहिए। अब जो ये 7 है, ऊपर वाला 7 है, इसमें एग्जाम नील रेटेड जो भी नॉन सप्लाई है और ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट दिखाना है और अमेंडमेंट दिखाना है। इसमें रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पर जितना भी आपका टैक्स पे बनता है वो आपको रेट वाइज दिखाना है इन RCM और जो भी आपकी आउटपुट सप्लाईज है। तो जो भी जैसे मान लो कि ऊपर सब में दिया गया था कि आपको 9 और जो भी आपके एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिकंसिलिएशन करना है, और उस वजह से आपका कोई भी अनरिकंसाइल्ड फिगर आता है जिसकी वजह से आपका पेमेंट बन रहा है टैक्स लायबिलिटी का, तो वो आपको टेबल 11 में दिखाना रहेगा कि किस वजह से आपका वो पेमेंट बन रहा है, वो भी रेट वाइज। अब जो ये पार्ट 4 है टेबल 12, ये है जो भी आपका रिकंसिलिएशन है ITC का। इसमें सरकार ने एक रिलैक्सेशन ये दिया था, जो टेबल 12B और 12C है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है असेसीज को। इसमें जो भी ITC अवेयर है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर वो आएगा। 12A के अंदर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फिगर है वो आएगा। 12B में वो आएगा जो आपने बुक्स अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में की थी। मान लो कि आपकी ऐसी क्रेडिट जो आपने 17-18 में बुक कर ली है लेकिन आपने ली थी 3B के अंदर 18-19 में, तो वो फिगर यहाँ पे आएगा 12B के अंदर। और 12C में वो फिगर आएगा जो आपने बुक करंट फाइनेंशियल ईयर में की है जो कि 18-19 में, और ली है आपने 19-20 के GSTR 3B में, तो उसमें ये फिगर आएगा। ये आपका रिकंसाइल होगा जो आपका फिगर जो आपका ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 9 से, और कोई भी अगर अनरिकंसाइल ITC रहता है तो आपको विद रीजन इसमें बताना रहेगा कि ये रीजन क्या है अनरिकंसिलेशन का। जो टेबल 14 है वो जो भी अपने ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको एक्सपेंस वाइज बतानी थी, लेकिन ये सबसे बड़ा रिलैक्सेशन था असेसीज को। इसमें हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि वो कैसे बाइफरकेट करे एक्सपेंस वाइज, तो इस वजह से सरकार ने ये रिलैक्सेशन दी और ये ऑप्शनल है असेसीज पे कि वो ये फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो ये पार्ट 5 है, इसमें अगर एज ऑडिटर आपको लगता है कि कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी रेज हो रही है जो कि ऊपर अनरिकंसाइल्ड फिगर है, या फिर अनरिकंसिलेशन के अलावा भी ऐसी लाइबिलिटीज हो सकती है जैसे कि 180 डेज का पेमेंट हो चुका है, या फिर कोई ऐसी RCM की लाइबिलिटी जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाली लेकिन वह वाउचिंग आपको मिली है, तो उस केस में ये आपको रेट वाइज बताना रहेगा और इसका DRC 03 से पेमेंट होगा विद इंटरेस्ट। लास्ट में ये वेरिफिकेशन है कि जो भी मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है वो ट्रू एंड फेयर है।
9 और 9C का जो भी फॉर्मेट है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं प्रोसीड करना चाहूँगी जो भी केस स्टडीज है रिलेटिंग टू 9 और 9C जो कि एसएससीज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। मान लो कि सप्लायर जो है हमने प्रिपेयर की है सर हमारे ऑफिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी सुनिए, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जो भी सप्लाई है 17-18 की सप्लाई जो थी वो 17-18 की थी, लेकिन आपने रिपोर्ट अपने 3B और 1 में 18-19 में की। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल टैक्स है वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मान लो कि 10,000 आता है, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स पेड है 3B में वो 11,000 आ रहा है, क्योंकि आपने 17-18 का कुछ पेमेंट 18-19 में किया है। तो जो टैक्स पेबल है वो टेबल 9 ऑफ GST 9 उसमें 10,000 रिफ्लेक्ट होगा, जो कि एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन जो टैक्स पेड है वो 11,000 होगा। तो इस केस में आपको ये करना रहेगा कि जब आप 9C फाइल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर कमेंट देना रहेगा कि ये किस रीज़न की वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है। अब सेकंड केस स्टडी ऐसा है कि जिसमें सप्लाई जो है वो आपने 18-19 में रिकॉर्ड की है, लेकिन जो पेमेंट था अपने टैक्स का वो 17-18 में ही कर दिया है। ये पेमेंट पहले एक ही केस में हो सकता है, जैसे कि जो आपका एडवांस था, आप ऑलरेडी ये सब जानते हैं कि जो 14 नवंबर तक टैक्स गुड्स एडवांस टैक्स ज़रूरी था ऑन गुड्स और सर्विसेज के लिए, अभी भी एडवांस पे टैक्स पे करना कंपलसरी है। तो इस केस में क्या होगा, आपने टैक्स तो पे कर दिया 17-18 में 10,000, लेकिन जो इनवॉइस इशू किया वो 18-19 में किया। तो डिस्क्लोजर जो 9 में किसी तरह का नहीं आएगा, लेकिन टेबल 5E जो 5 आए जो कि है अनएडजस्टेड एडवांसेस इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये आपका 10,000 का अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। अब जो आपने सप्लाई जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18-19 में दिखा दी है, लेकिन जो पेमेंट है वो 19-20 में किया है 3B में। तो इस केस में जो आपका 9 है, 9 के अंदर आपको टेबल 10 या फिर 11 जो भी अगर आपने रिड्यूस करके दिखाया है या फिर एक्सेस टैक्स पेमेंट किया है, वो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली टेबल 10 और 11 ऑफ GST 9 में दिखाना है। और जो आपका डिस्क्लोजर है 9C में, वो आएगा जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आता है 9 का, उसमें ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। मोर ओवर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी सेल से रिलेटेड लाइबिलिटी रेज हो रही है 18-19 से, तो वो आपको 8203 से पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। फोर्थ केस स्टडी ये है कि जो आपका एडवांस रिसीव हुआ था वो 17-18 में हुआ था, इनवॉइस भी आपने सेम ईयर में इशू कर दिया था, लेकिन जो पेमेंट है वो 18-19 के 3B में किया। इस केस में 9 में किसी तरह का डिस्क्लोजर नहीं आएगा, लेकिन जो टैक्स पेड है आपका टेबल 9 में वो ज़्यादा शो होगा देन टैक्स पेबल, क्योंकि आपने 18-19 का इसमें पेमेंट किया है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपको प्रॉपर कमेंट देना रहेगा व्हाइल फाइलिंग GST 9C। मिला दे दो, क्या बना दो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी आपका टैक्स पेड है वो आपने एक्सेस या फिर शॉर्ट पेमेंट किया था 17-18 में, और सब्सिक्वेंटली अपने 3B में उसका पेमेंट कर दिया था या फिर एडजस्ट किया था। तो इस केस में भी सेम होगा कि जो आपका टैक्स पेबल है वो ज़्यादा या फिर कम रिफ्लेक्ट होगा, वाइसे वर्सा। तो आपको एक प्रॉपर नोट देना रहेगा बाय फाइलिंग GST 9C। सिक्स्थ केस स्टडी ये आती है कि आपने जो टैक्स पे है वो आपने रॉन्ग हेड में कर दिया है। अब मान लो कि करेक्ट टैक्स जो था वो CGST और SGST था, और आपने करेक्ट टैक्स ही आपने इनवॉइस में चार्ज किया है, और आपने GST में भी करेक्ट दिखाया है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपने इनवॉइस में तो सही चार्ज किया है, लेकिन जो आपने GST में है वो गलत दिखा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपको जो करेक्ट टैक्स जो डिस्क्लोज होना चाहिए था वो आपका आएगा टेबल 4 ऑफ GST 9, और जो भी आपका पेमेंट बनता है, क्योंकि आपने GST रिटर्न में गलत दिखाया है, तो आपको विद 8203 पेमेंट करना रहेगा। हेलो, अच्छा कंटिन्यू। हाँ हाँ।
सेकेंड ऐसा है कि आपने करेक्ट टैक्स आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना था, लेकिन आपने इनवॉइस में ही गलत चार्ज किया, लेकिन आपने जो डिस्क्लोज किया जीएसटी रिटर्न में वो सही किया। तो इस केस में क्या होगा, जो आपने करेक्ट टैक्स चार्ज किया तो टेबल 4 में तो एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आएगा, एक्चुअल होना चाहिए वो आएगा। और इस केस में ऐसा होगा कि जो आपका टैक्स पेबल है वो टैक्स पेड से मैच होना चाहिए। और क्योंकि आपने अपने इनवॉइस में गलत चार्ज किया है तो अमेंड कर दीजिए इनवॉइस, या फिर जो भी पॉसिबिलिटी है अगर आपके क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करने की वो कर सकते हैं। सेकेंडली ये है, फोर्थ केस ये रहता है कि आपने अपने इनवॉइस में भी गलत चार्ज किया है और आपने जीएसटी में भी गलत दिखाया है। तो इस केस में ये होगा कि आपको जो करेक्ट आपको दिखाना है, जो भी आपका करेक्ट टैक्सेस है सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो आपको डिस्क्लोज करना है। और जो भी आपका पेमेंट बन रहा है, क्योंकि आपने डिस्क्लोजर गलत किया है जीएसटी रिटर्न में, तो उसका पेमेंट विद डीआरसी 03 होगा। और इस केस में रिवाइज इनवॉइस या फिर जो भी आपने क्रेडिट या डेबिट नोट आपको इशू करना है वो करना रहेगा। हम आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सारा कुछ केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आरसीएम से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आपका फ्रेट था 10,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 17-18 में, लेकिन जो आपने पेमेंट किया वो 3B में 18-19 में किया, तो इस हिसाब से इस केस में किस तरह का डिस्क्लोजर होगा। टेबल 4G जो है वो आपके जीएसटी 9 और टेबल 9 ऑफ जीएसटी 9C, उसमें आपका डिस्क्लोजर होगा। एक सर्कुलर आया था सरकार की तरफ से कि अगर आपका पेमेंट कोई आरसीएम का पेमेंट 17-18 में रह गया है और आपने 18-19 में किया है, तो जितना भी रिफ्लेक्शन है आपके रिटर्न्स में वो 18-19 में ही आएगा, 17-18 में नहीं आएगा। तो इस केस में भी आपको 18-19 में ही सारा अपना रिफ्लेक्शन देना है। सेकेंड ये आता है कि जो फ्रेट है 10,000 का, वो बुक्स ऑफ हमने आवाज बंद रखी है। नहीं कुमार जी, आपकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए हाँ, प्रेक्षक कंटिन्यू। जो फ्रेट है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 18-19 में पेमेंट किया है, जब आपने पे किया था वो जीएसटी 3B में 19-20 में किया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैंने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया था, जिस ईयर में आपने पेमेंट किया और क्रेडिट लिए उसी ईयर में रिफ्लेक्शन होगा एनुअल रिटर्न में। क्योंकि 18-19 में अपने कोई पेमेंट नहीं किया तो 18-19 में किसी तरह का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं आएगा, सारा का सारा डिस्क्लोजर जो है वो 19-20 में आएगा। अब मैं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू क्रेडिट नोट इशू कर। हेलो, एक बार सारे पैनलिस्ट प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए। वो प्रेक्षक तुम्हें चलो ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पैनलिस्ट से प्लीज अपना जो है म्यूट कर दीजिए। हाँ कर दिया। जो भी एडजस्टमेंट है आपके क्रेडिट नोट से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो आपने 17-18 में इशू किया, क्रेडिट नोट जो है वो भी आपने अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 17-18 में इशू कर दिया था, लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो आपने 3B में 18-19 में किया। तो इस केस में किस तरह के आपके एडजस्टमेंट आपको डिस्क्लोजर करना है इसमें, क्योंकि आपने 17-18 से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो 18-19 में किया, तो ऑलरेडी आप अपने पिछले 17-18 में टेबल 11 में दिखा चुके होंगे। तो इस केस में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं रहेगा 9 और 9C में। लेकिन इस केस में भी सेम चीज़ ये रही होगी कि जो आपका टैक्स पेबल है वो टैक्स पेड से ज़्यादा आएगा 18-19 में, तो आपको एक अप्रोप्रिएट नोट देना है व्हाइल फाइलिंग जीएसटी 9C। सेकंड ये इशू आता है कि आपने ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो 18-19 का था, क्रेडिट नोट भी 18-19 में ही रेज कर दिया, और एडजस्टमेंट जो है वो क्रेडिट नोट का भी 18-19 में किया है। तो टेबल 4I जीएसटी 9 में रिफ्लेक्ट होगा और टेबल 5Q में। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि आपने 18-19 का इनवॉइस था, क्रेडिट नोट 18-19 में इशू किया, जो एडजस्टमेंट्स था वो आपने 19-20 से पहले कर दिया है।
तो इस केस में आप ऑलरेडी ये जानते होंगे कि जो सेक्शन 34(1) है उसमें एक टाइम लिमिट दी गई है क्रेडिट नोट इशू करने की। अगर 17-18 से या फिर 18-19 से रिलेटेड 18-19 की बात करना चाहूँगी यहाँ पे। अगर 18-19 से रिलेटेड आपने कोई भी जो क्रेडिट नोट है वो आपकी लास्ट डेट थी सितंबर 19 तक उसको इशू करने की। अगर आपने सितंबर 19 तक इशू नहीं किया है तो बाद में आप इशू नहीं कर सकते हैं, और इन केस आपने इशू करके अपने 3B में रिफ्लेक्ट किया है तो वो सारा का सारा पेमेंट होगा विद इंटरेस्ट वाया DRC 03। तो इस केस में अगर आपने सितंबर से पहले इशू कर दिया है तो आपके टेबल 11 और टेबल 11 ऑफ GSTR 9 और टेबल 5 की ऑफ GSTR 9C में आएगा। और इन केस आपने बियॉन्ड सितंबर इशू किया है तो टेबल 5J 9 में किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो टेबल 5J है जिसमें कि बोलता है कि जो भी क्रेडिट नोट आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए हैं लेकिन परमिसेबल नहीं है GST में, तो आपको 5J में दिखाना होता है। तो टेबल 5J में रिफ्लेक्ट होगा और इसका पेमेंट भी होगा विद इंटरेस्ट। आउटवर्ड सप्लाई और RCM से रिलेटेड और क्रेडिट नोट से रिलेटेड मैं केस स्टडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब लास्ट ये आता है ITC से रिलेटेड केस स्टडीज। इसमें है कि अब मान लो कि मिस्टर ए है जिनके पास क्रेडिट थी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,50,000 इन 17-18। उन्होंने 1 लाख तो मार्च 18 में ले ली, लेकिन जो 50,000 है वो अप्रैल से मार्च 19 में क्लेम की थी अपने बुक 3B के अंदर। तो इस केस में 9 और 9C में कैसे डिस्क्लोजर किया जाएगा? मैंने जैसे डिस्कस किया था जो टेबल 6 है GSTR 9 वो बाइफर्केशन होगा इनपुट्स में एज पर जितना आपने 3B में क्लेम किया है। तो इसमें टेबल 6 में आएगा GSTR 9 में, और जो टेबल 12B है जो क्योंकि ये 17-18 से रिलेटेड है और आपने क्लेम 18-19 में की है तो 12B में आएगा और 12E में ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। और 17-18 में ऐसा है कि आपने ऑलरेडी ये टेबल 13 ऑफ GSTR 9 जो कि आप ऑलरेडी ले चुके हैं। जो टेबल 13 वो है जिसमें आपने 17-18 की कोई क्रेडिट अगर नेक्स्ट ईयर में ली है, और 8C भी सेम है ऑफ GSTR 9C, वो 17-18 में आप ऑलरेडी दिखा चुके होंगे। तो वो वहाँ पे सिर्फ मेनली डिस्क्लोजर था, लेकिन आपको प्रॉपर 18-19 में भी इसका डिस्क्लोजर देना है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आपके पास 1,50,000 क्रेडिट थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 18-19 में, इसमें से 50,000 जो है वो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम की, तो इसमें कैसे डिस्क्लोजर आएगा? इसमें टेबल 8C जो है जिसमें कि था कि आपने बुक्स करंट फाइनेंशियल ईयर में की है लेकिन क्लेम आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, तो टेबल 8C और टेबल 8C 13 ऑफ GSTR 9 और 12C जो है GSTR 9C उसमें प्रॉपर रिफ्लेक्ट होंगे। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है ITC, लेकिन आपने अपने 3B में क्लेम की है। तो इस केस में क्या होगा, जो टेबल 6 है जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर आता है GSTR 3B से, उसमें रिफ्लेक्ट होगा ये फिगर, और जो 12E है जो कि ट्रैवल होता है 9 से 9C में, उसमें ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। और टेबल जो 14 है जो कि एक्सपेंस वाइज डिटेल देनी रहती है जो कि अभी ऑप्शनल कर दी गई है, उसमें भी ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो इस केस में क्योंकि अपना जो ITC एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और ITC जो आपने क्लेम किया 3B में उसमें डिफरेंस रहेगा, तो जो भी डिफरेंस आपका अनरिकंसाइल्ड फिगर रहता है वो आपको प्रॉपर उसमें डिस्क्लोजर देना रहेगा, रीजन ऑफ डिफरेंस बताना रहेगा कि ये इस वजह से डिफरेंस है। अब लास्ट ये आता है कि जो आपने ITC बुक तो की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन आपने क्रेडिट क्लेम ही नहीं की, तो इस केस में 9 में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो प्रॉपर जो आपने 3B में क्लेम कर रखी है उसका बताता है। लेकिन जो टेबल 12A है उसमें 12A जो है GSTR 9C का, उसमें वो ITC दिखानी रहती है जो कि आपके एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने बुक की है। तो इस केस में टेबल 12A में और जो ऑटो पॉपुलेट के आ रहा है फिगर 9 से, उसमें डिफरेंस आएगा, तो आपको प्रॉपर जो अनरिकंसाइल्ड फिगर है उसका आपको बताना रहेगा कि ये इस वजह से आपके डिफरेंस आ रहा है। जैसा पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि आपने अपने रिटर्न्स में गलत पेमेंट कर दिया है या फिर आपने इनवॉइस में अपना गलत बुक किया है IGST या फिर CGST। अब ये पॉइंट आता है कि आपने जो ITC है वो रॉन्ग हेड में अवेल किया, तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने ITC जो है वो मेंशन
आईटीसी जो बिल में थी वो आईजीएसटी थी, और आपने बुक्स में भी अपने करेक्ट बुक की है, लेकिन जब आपने आईटीसी क्लेम की 3B के अंदर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर में की, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने रेक्टिफिकेशन सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है तो जो भी एज यूजुअल आपको बढ़ना चाहिए था 9 और 9C वैसे फाइल होगा। मान लो कि आपने किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो इस केस में ऐसा होगा कि एडजस्टमेंट जो भी है वो 3B में कर देना चाहिए, जो भी करंट पीरियड का है, और जो भी आपने रेक्टिफिकेशन किया है वो टेबल 12 और 13 में दिखाना चाहिए। और जो भी डिटेल आपने जो भी आपने गलत आईटीसी क्लेम की है 18-19 में, वो आपके टेबल 6 में आएगा। तो इस केस में ऐसा होगा कि ऑलरेडी, क्योंकि आपने टेबल 6 में आएगा जो आपने गलत क्लेम की है, और टेबल 12 और 13 में आएगा जो आपने सही क्लेम किया, तो एक तरह से रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन हो जाएगी और एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आप पहुंच जाएंगे। अब थर्ड ये आता है कि आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एडजस्टमेंट किया है, तो क्योंकि आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो जो भी टेबल 12 और 13 है, अगर आपने अवेल किया है तो टेबल 12, और आपने रिवर्स किया है तो टेबल 13 ऑफ जीएसटी 9 में आएगा। फर्दर जो भी आपने आईटीसी 3B में अवेल की है वो टेबल 6 में आएगी, और जो भी टेबल 13 है ऑफ जीएसटी 9C, उसमें आपको डिटेल बतानी है, जो भी आपका डिफरेंस की डिटेल है। केस स्टडी में सारे कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं ये बताना कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है 9 और 9C से रिलेटेड, वो डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या एनुअल रिटर्न अमेंड किया जा सकता है। तो इस केस में एनुअल रिटर्न अमेंड करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। एक बार जो आपने एनुअल रिटर्न अपना फाइल कर दिया वो ही फाइनल माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपने इंटर स्टेट को इंट्रा दिखा दिया है या फिर वाइस वर्सा, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो मैं ऑलरेडी अपने केस स्टडी में नमक डाल दिया? कर चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन रेज होता है, जैसे कि शेड्यूल 1 के हिसाब से आप ऑलरेडी जानते हैं कि सप्लाई जो भी विदाउट कंसिडरेशन दी गई है वो भी टर्नओवर का पार्ट मानी जाती है। तो इस केस में कैसे आपको डिस्क्लोज करना है अपने एनुअल रिटर्न में। तो इस केस में ऐसा है कि अगर कोई भी आपके विदाउट कंसिडरेशन आपने सप्लाई की है, तो अगर B2C है तो B2C कॉरेस्पॉन्डिंगली आएगी 4 के टेबल 4 ऑफ जीएसटी 9। अगर B2C है तो भी B2B या B2C जो भी है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली टेबल 4 में आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपने जीएसटी 9 में। अब ऐसा है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट रिकवर किया है एज प्योर एजेंट, तो वो कैसे डिस्क्लोज करना है अपने एनुअल रिटर्न में। ऑलरेडी जो सेक्शन 15 है वैल्यूएशन का, वो बोलता है कि अगर आपने एज प्योर एजेंट कोई अमाउंट रिकवर किया है तो वो आपको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम वैल्यूएशन रूल। लेकिन जब जीएसटी 9 और 9C इंट्रोड्यूस किए थे तब एक नो सप्लाई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। नो सप्लाई ऐसा जो कि जीएसटी के पर्व्यू से बाहर और वैल्यूएशन रूल के हिसाब से भी वैल्यूएशन रूल जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हमारे व्यू पॉइंट में अगर आप एज प्योर एजेंट कोई भी अमाउंट रिकवर करते हैं तो वो आपको नो सप्लाई के हेड में दिखाना रहेगा। अब सेकंड ये आता है कि हाई सी सेल्स कहाँ पे रिपोर्ट करना है। हाई सी सेल्स भी अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल 3 में कि हाई सी सेल्स को है शेड्यूल 3 का पार्ट कर दिया गया था, तो उसको टेबल 5F में दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने मान लो कि कोई प्रोविजन बनाया है फॉर अनअर्न्ड इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस केस में कैसे एनुअल रिटर्न के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है। जो भी प्रोविजंस बनाते हैं वो सप्लाई नहीं होता है और न ही टर्नओवर का पार्ट माना जाता है, तो इस केस में किसी तरह का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं होगा एनुअल रिटर्न में। अब आता है कि जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपके, अगर आपने 17(5) में कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी तो आपको कैसे दिखानी चाहिए एनुअल रिटर्न में। तो इस केस में अगर आपने 3B में उसको रिवर्स किया है एज पर सेक्शन 17(5) तो आपको अपने जीएसटी 9 में दिखाना है। और अगर आपने सिर्फ इनएलिजिबल क्रेडिट का पार्ट बनाया है जीएसटी 3B में, तो इस केस में आपको अपने एनुअल रिटर्न में उसको कहीं भी नहीं दिखाना। अब मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अगर कुछ टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था बिफोर 31 मार्च 2018, तो इस केस में क्या उन्हें जीएसटी 9 फाइल करने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आप 17 से 18 के बीच में एज पर जीएसटी आप रजिस्टर्ड थे, तो इस केस में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा।
और अगर आपकी अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग की है और अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है प्रॉपर ऑफिसर से, तो भी आपको फाइल करना रहेगा। इसमें जो मेजर चीज़ देखने की ज़रूरत ये है कि आप, क्योंकि आप 17-18 में रजिस्टर्ड थे जीएसटी में, तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। अब मान लो कि ऐसा है कि आपने एलयूटी एग्जीक्यूट ही नहीं की और आपने सेल्स जो अपने 3B में है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर दिखा दी, तो अब उसमें क्या करना चाहिए? और क्योंकि आपने एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं किया लेकिन आपने पेमेंट भी नहीं किया टैक्स का, तो हमारे व्यू पॉइंट में आपको अभी भी उसे एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी में ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब एक पॉइंट आता है कि जो टेबल 8 के है, जब अपन फाइल करते हैं जीएसटीआर 9, तो इस केस में जो आईटीसी लैब्स का एक कॉलम आता है 8 के में, तो क्या जो आईटीसी लैब्स में अगर अपना फिगर कोई आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिड्यूस हो जाएगा। जो टेबल 8 है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, उसका कोई भी इफेक्ट आपके 99C 3B1 में नहीं आएगा। तो अगर आपके कोई अमाउंट आ भी रहा है आईटीसी लैब्स में, तो वो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। अब अगर मान लो कि आप डील कर रहे हैं अल्कोहल में, तो क्या जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं अल्कोहल, आप 5 करोड़ अल्कोहल की जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपके 5 करोड़ की लिमिट में इंक्लूड होगी। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्जाम टर्नओवर को इंक्लूड करता है, और एग्जाम टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई मानी जाती है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो इस केस में इनडायरेक्टली जो अल्कोहल है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, तो अल्कोहल का भी जो भी आप सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। और अगर वो 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो आपको 9 और 9C फाइल करना रहेगा। अब ऐसा है कि अगर कोई टैक्स पेयर है एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही डील कर रहा है, लेकिन जो उसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड हो गया है, तो जैसा कि जानते हैं अपन कि अगर कोई भी एग्जाम सप्लाई में कर रहा है डील, तो उसे कंपल्सरीली लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। लेकिन मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है, जैसे उन्हें इंटर स्टेट सप्लाई करना है, या फिर उन्हें आरसीएम का कोई पेमेंट बनता है और इस वजह से उन्हें लेना पड़ा, या फिर उन्होंने वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, तो उन्हें अगर उनकी सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई 5 करोड़ से एक्सीड हो रही है तो भी उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करना रहेगा। अब जैसे कि अब असेसीज जो है वो खूब सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं 18-19, खूब सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9 और 9C। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं रिलेटिंग टू पोर्टल। फर्स्ट ये है कि जो भी ओपनिंग बैलेंस आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे अब मैंने 17-18 में कोई एनुअल रिटर्न फाइल किया, जो भी मेरी आईटीसी से मैंने पेमेंट किया, वो उसके बाद जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जीएसटीआर 9 और 9C में, ताकि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस और जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट क्लेम किए वो मेरे क्लोजिंग बैलेंस से मैं मैच कर सकूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि 17-18 में तो ये फैसिलिटी दी गई थी कि जो भी आपने 17-18 से रिलेटेड अगर कोई भी क्रेडिट 18-19 में ली है, या फिर कोई भी रिवर्सल किया है, या फिर कोई टैक्स पेमेंट किया है रिलेटिंग टू आउटवर्ड सप्लाई, तो वो आप 10, 11, 12 और 13 में दिखा सकते हैं। लेकिन वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9 ऑफ 9 एंड 9C ऑफ 18-19 इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है, तो इस वजह से असेसीज को बहुत दिक्कत आ रही है कि जो भी उन्होंने 18-19 की क्रेडिट क्लेम की है, या फिर रिवर्स किया है, या फिर कोई भी टैक्स पेमेंट किया है 19-20 में, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करना रहेगा। थर्ड पॉइंट ये आता है कि मान लो कि आप लाइबल नहीं थे 17-18 में एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि आपका टर्नओवर बहुत कम था, और लेकिन आप 18-19 में लाइबल है, तो जो वाइल अपन जब 18-19 का फाइल करने जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम आती है, कोई पॉपअप देता है कि आप क्योंकि आपने 17-18 का फाइल नहीं किया है तो आप 18-19 का भी फाइल नहीं कर सकते। तो इस केस में हेलो
अंजनी कुमार जी आपका म्यूट कीजिए। म्यूट तो है भैया, नहीं म्यूट नहीं है, है भाई हमारा तो यहाँ। अब हुआ है, ठीक है। मान लो कि आप 17-18 में लाइबल नहीं थे क्योंकि आपका टर्नओवर कम था और अपने 18-19 में आप लाइबल हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सरकार को ये रिलैक्सेशन देना चाहिए कि पर्टिकुलर ईयर के लिए ही, अगर आप पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आपने लास्ट ईयर फाइल किया है या नहीं किया है। जो GSTR 2A है उसमें भी एक दिक्कत ये आती है कि जो भी ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है फिगर, उसमें असेसीज को ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है वो कैसे आ रहा है, मतलब जो अगर आज की डेट में मैंने डाउनलोड किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 और जो वो अगर जो डाउनलोडेड फिगर है और जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है उसमें मेजर डिफरेंसेस आते हैं और ये रीज़न भी नहीं पता चल पाता कि ये रीज़न क्यों है। तो इस केस में ऐसा है कि एक डेट बता देनी चाहिए कि इस डेट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लो कि अगर मेरा 14 नवंबर 2019 तक का फिगर आ रहा है तो मुझे 14 नवंबर 2019 तक का 2A डाउनलोड करने की फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है और मेरा डाउनलोडेड फिगर है वो मैच हो जाए। ये जो अमेंडमेंट है डिमांड एंड रिफंड के लिए, ये मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्शनल कर दिया है, तो अभी इसकी इतनी वैलिडिटी नहीं रहती है। 6 पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर मान लो कि मुझे 19-20 में रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, तो इस केस में ऑलरेडी सरकार ने ये बोला था कि जब भी आप अपना सरेंडर लगाते हैं तो उससे पहले आपको कंपल्सरीली प्रीवियस सारे ईयर्स के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा। तो अभी एट प्रेजेंट भी 18-19 की यूटिलिटी ऑपरेशन में है, अगर कोई 19-20 की एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो नहीं स्टार्ट कर सकता। तो ये सरकार को लाना चाहिए कि अभी जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो वहां तक की यूटिलिटी ऑनलाइन पोर्टल पे ऑपरेशनल कर देनी चाहिए। मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी जो कि आपकी पोर्टल पे दिक्कत आ रही है। अब मैं डिस्कस करूंगी प्रोविजन से रिलेटेड दिक्कत। सबसे इम्पोर्टेंट है 180 डेज वाला इशू। अभी क्लियरली एविडेंट है कि जो कोविड-19 की वजह से भी ऐसा है कि पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिजनेस नहीं चला था इतना। तो इस केस में सरकार को एक रिलैक्सेशन देना चाहिए कि अगर 180 डेज में कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो या तो 180 डेज का उन्हें लिमिट बढ़ा देनी चाहिए कि इस तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको रिवर्सल करना है विद इंटरेस्ट। और ऐसे कुछ सिचुएशंस भी बतानी चाहिए जिसमें कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए 180 डेज का पेमेंट करने के लिए। मान लो कि मैंने अगर नया बिजनेस ही शुरू किया है तो ऐसा ऑलरेडी एविडेंट होता है कि ब्रेक इवन आने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो इस केस में एसएससीज को है बहुत दिक्कत आती है 180 डेज लॉस की वजह से। ऐसे न्यूमरस केसेस है जिसमें कि एसएससीज को दिक्कत आती है, वो 180 डेज का पेमेंट नहीं कर पाते, तो इस केस में रिलैक्सेशन देना चाहिए। सेकंड ये है कि कैलकुलेशन जो है वो इंटरेस्ट का वो नेट लायबिलिटी पे होना चाहिए या फिर ग्रॉस लायबिलिटी पे। मैं एक बार बता देती हूँ कि नेट लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी किस तरह से होता है। मान लो कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी 10,000 की और आपने आईटीसी से पेमेंट किया 7,000 में इन अ पर्टिकुलर मंथ, तो इस केस में जो आपकी नेट लायबिलिटी वो 3,000 थी और ग्रॉस लायबिलिटी थी जो 10,000 थी। तो अभी तक जो है तो सरकार ने इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि पेमेंट इंटरेस्ट का किस हिसाब से होगा। हमारे हाउएवर प्रेस रिलीज एक आई थी जिसमें कि बोला था कि जो इंटरेस्ट फॉर डिले जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो नेट कैश लायबिलिटी पे होना चाहिए, लेकिन जो डिपार्टमेंट ने इशू करना शुरू कर दिया है नोटिसेस और वो डिमांड कर रहे हैं ग्रॉस लायबिलिटी पे अपना टैक्स पेमेंट। तो इस केस में सरकार को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट भी इशू करना बंद कर दे जो भी नोटिसेस है और ग्रॉस लायबिलिटी और एसएससीज को भी एक रिलैक्सेशन रहे। अब थर्ड ये आता है कि एप्लीकेबिलिटी कितनी रहती है एडवांस रूलिंग की। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी मेजर जो भी केसेस आ रहे हैं एडवांस रूलिंग में वो एसएससी के फेवर में नहीं होकर डिपार्टमेंट के फेवर में आ रहे हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जैसे कि अभी रिसेंट में ही आया था स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का, जिसमें था कि अगर आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपका कोई
ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो एडवांस रूलिंग में ये बोला था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी अगर आपका कोई हो रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे खूब सारे एसएससीज होंगे जो भी सेम ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, उनके गुड्स भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे होंगे और इंडिया में नहीं एंटर हो रहे होंगे। तो वो एसएससीज डिलेमा में रहते हैं कि क्या उन्हें भी अपने पे खुद पर ये एडवांस रूलिंग के इम्प्लीकेशंस लगाने चाहिए और जीएसटी में पेमेंट करना चाहिए। तो हमारे केस में हम ये ओपाइन करेंगे कि क्योंकि जो एडवांस रूलिंग है वो पर्टिकुलर एसएससी के लिए और एजुकेटिंग अथॉरिटी पे एप्लीकेबल होती है, तो इस एडवांस रूलिंग को खुद पे एप्लीकेबल नहीं करके जैसा आप चल रहे हैं वैसा ही चलना चाहिए। ठीक है, परीक्षा कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपना सेशन थोड़ा सा टाइम टू ड्यूरेशन कम रह गया है, तो इसको रहने देते हैं। पीपीटी हम लोग शेयर कर लेंगे। तो अब क्वेरी सेशन ले लेते हैं। अंजनी कुमार जी जी सभी को म्यूट कर दीजिए। परीक्षा सभी को ऑन कर दो, पैनलिस्ट को, और जो उसके हैं उनके भी ऑनलाइन कर दो, जो व्यूअर्स हैं। तो इसमें जो है देखिए, पहले तो ये थोड़ा सा वी फील सॉरी कि भाई जो टेक्निकल ग्लिच आ गया, वो जीएसटी का नाम लेते ही टेक्निकल ग्लिच आ ही जाता है अपने आप। तो हमारे भी टेक्निकल ग्लिच आ गया कि भाई ये इंटरनेट की स्पीड और उसके कारण वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी, परंतु लेटर ऑन हमने उसको चेंज करके कुछ काफी हद तक कवर कर लिया। तो शुरुआत में तो जीएसटी में दिक्कत आती ही है, बाद में वो सब क्लियर हो जाता है, तो टेक्निकल ग्लिच भी दूर हो जाती है। नहीं, ऑलरेडी जीएसटी में वैसे भी शुरू से प्रॉब्लम्स आ रही थी, बाद में धीरे धीरे स्लो तो आप जीएसटी का वेबिनार भी करते हैं तो यही दिक्कत होती है, शुरुआत में टेक्निकल ग्लिच आती है, बाद में वो ठीक हो जाती है। ठीक है परीक्षा, तुम्हारी एक स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। हाँ ठीक है, अब जो सभी को पैनलिस्ट को ऑन कर दो परीक्षा। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले तो एक मैं प्रॉब्लम लेना चाहूंगा। हमारे विनोद पाटनी साहब ने बहुत मेरे से रेज की कि भाई 17-18 की जो पेनल्टी है वो वेव होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि 17-18 का जो एनुअल रिटर्न है उसकी पेनल्टी वेव नहीं हो रही, तो हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 2 करोड़ से नीचे के जो एसएससी हैं, जो 2 करोड़ से नीचे के एसएससी हैं जिन्होंने जीएसटीआर 9 और 9C फाइल नहीं किया, हालांकि उस प्रेस रिलीज में यही लिखा है 9 और 9C, मेरे हिसाब से तो 9C उनको फाइल ही नहीं करना है। 2 करोड़ से नीचे जो हैं तो 9 ही फाइल करना है, परंतु उन्होंने कहा कि 9 और 9C की पेनल्टी वेव हो जाएगी, लेट फीस वेव हो जाएगी। पर लेट फीस लगती ही 9C पे लेट फीस नहीं लगती, पेनल्टी लगेगी, वो तो अलग प्रोविजन है, वो तो एडजुडिकेट होगा उसके बाद ही लगेगी। परंतु जो लेट फीस थी 9 की, उस पे उन्होंने कहा था कि भाई 9 पे ये वेव हो जाएगी। तो ये वेलकम स्टेप था, परंतु उसका नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया, पोर्टल पे कोई अमेंडमेंट नहीं आया अभी तक। वो हम वेट ही कर रहे हैं कि उसका कोई अमेंडमेंट आए, तो वो हमने एसोसिएशन से टेकअप भी किया है। सेकेंडली विनोद पाटनी साहब ने कहा कि सबके लिए वेवर हो जाना चाहिए, सबके लिए 9 और 9C में जो है लेट फीस का वेवर हो जाना चाहिए। 9C में तो लगता नहीं, 9 में लगता है। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है और गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम भेज दिया गया है। लेट अस सी अगर गवर्नमेंट ही उसको वेव कर सकती है, परंतु आज की तारीख में तो प्रोविजन यही है कि उस पे 9 पे लग रही है। अगर आप 17-18 का 9 और 9C आज फाइल करते हैं तो उसके ऊपर लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सेकेंडली जो है वो विनोद पाटनी साहब ने एक और पॉइंट रेज किया था कि भाई जो 9 और जो 17-18 का 9C है, उनको 17-18 में फाइल नहीं किया, उनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, परंतु जो है 18-19 में उनके 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा पाटनी साहब के 18-19 में भी उन्होंने जो लिमिट है वो बढ़ा के 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी है। तो 5 करोड़ तक आपको 18-19 में भी जीएसटीआर 9 और 9C, 9 तो फाइल करना है, 9C फाइल नहीं करना है। 9 भी ऑप्शनल है आपको, आप फाइल करें। तो आपको अगर 9C फाइल नहीं करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है और आपको फाइल करना है, तो पिछला वाला भी फाइल नहीं करने के लिए उन्होंने एक सर्कुलर दे दिया, परंतु अभी तक पोर्टल पे नहीं आया। क्यों नीतू, इसमें आया है कुछ? नहीं सर।
नहीं, अभी तक पोर्टल पे कोई प्रोविजन नहीं आया कि भाई पुराना वाला फाइल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि पुराना फाइल नहीं करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स तो हमारे को ध्यान दी, जो पाटनी साहब ने की थी, ये सबसे एग्री थे लोग काफी। जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो हम टेकअप करते हैं। वेरी गुड, परीक्षा काफी अच्छा रहा, हालांकि थोड़ा बहुत दिक्कत रही पर फिर भी अच्छा गया। कोई क्या है कि ये टेक्निकल सेशन है बहुत, 9 और 9C फिगर से रिलेटेड ही है और वो काफी टेक्निकल है, तो इस कारण थोड़ा तो दिक्कत है ही है कि भाई सब लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं रहता। जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इसमें इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उनको ही फाइल करना है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब जो टेकअप की हैं, जब एक बार डीम्ड फाइल में लिया जाएगा तो एसएससी से अगेन फाइलिंग क्यों? नीतू वो कह रहे कि अगर अपने डीम्ड फाइल कर दिया, वो कहते हैं कि जो 2 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से नीचे हैं उनका डीम्ड फाइल कर दिया, तो दूसरी बार उसको क्यों फाइल करना है? दूसरी बार फाइल करने का मतलब मैं समझी नहीं सर। जैसे 5 करोड़ से नीचे वाला है, अगर वो नहीं फाइल करे तो 9, तो उसका डीम्ड माना जाएगा कि फाइल्ड हो गया। पर वो वापस उसको फाइल करना है, तो वो क्यों करना है? ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है कि दूसरी बार फाइल करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई गलती है तो आप फाइल कर दें, और अगर आप करते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है 9, और अगर आप 9 फाइल नहीं करते हैं तो वो दूसरी बार डीम्ड माना जाएगा कि भाई वो फाइल कर। सर जो डीमिंग क्लॉज है वो सिर्फ उन एसएससीज के लिए जो फाइल नहीं करते हैं, अगर फाइल करें तो फिर वो डीमिंग क्लॉज तो खत्म हो जाता है। तो बेटर ये है कि इफ यू नो कि आपको पता है कि आपका मतलब कुछ गलती रह गई तो आप उसको फाइल कर दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपने उसको कंप्लाई कर दिया है। सर मेरा क्वेश्चन जो है, हाँ जी सर मेरा कहना ये है कि जब 2 करोड़ से नीचे वालों को डीम्ड फाइल मान लिया जाएगा, जिसने फाइल नहीं किया, ओके, है ना, और जब उसको 18-19 का फर्दर फाइल करना है तो फाइल करने उसके ऊपर आ गई लायबिलिटी, और उससे कहा जाएगा आप पहले 17-18 का फाइल करके आइए, चूंकि आपका फाइल नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा दीपक गोयल जी कि भाई उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई इसमें पुराना वाला फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर पोर्टल पे अभी यूटिलिटी आई नहीं है, एक्टिव नहीं हुई है, तो आप सोचिए कि थोड़ी देर में। हाँ जी, इसीलिए मेरा कहना ये है कि ये पोर्टल पर जिस चीज की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने पहले ही अपने आप को ये मान लिया कि भाई एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, अगर जिसको छूट दी हुई है उसकी रिटर्न एज इट इज फाइल मान ली जाएगी जो डाटा पोर्टल पे है। जहां तक मैं उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया था दीपक गोयल जी कि अगर आपके कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है जो पोर्टल पे आ रहा है फिगर उससे, तो आप चाहो तो फाइल कर सकते हो, और अगर आप फाइल नहीं करते हो तो जो पोर्टल पे दिक्कत जो आ रहे हैं फिगर्स, उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने फाइल कर दिया है। मैं सहमत हूँ सर। मेरा कहना यह है कि जब मेरी को डीम्ड फाइल मान लिया जाएगा, मैंने रिटर्न आपके यहाँ फाइल नहीं करी, मैं उस ऑप्शनल में था और मेरी डीम्ड मान ली जाएगी, तो फर्दर जब मैं 18-19 में फाइल करने जा रहा हूँ तो मेरे को क्यों तो उसका इंतजार करना, मेरे को सो मोटो या तो ARN दें या सो मोटो मेरा वो फाइल बताएं कि भाई आपका फाइल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इनमें फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पुराने वाले को फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आप करो, परंतु उसकी वो पोर्टल नहीं मान रहा है, पोर्टल पे दिक्कत है। आजकल क्या, मैंने पिछली बार भी मीटिंग में कहा था कि पहले हम पढ़ते थे कि सबसे बड़ा कौन है, कि सर्कुलर से बड़ा नोटिफिकेशन से बड़ा एक्ट, रूल से बड़ा एक्ट से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। आज की तारीख में ये हो गया कि इनसे सबसे बड़ा है पोर्टल, अगर पोर्टल अलाउ करेगा तो ही होगा, दिक्कत यही है। और पोर्टल में जो है, अपने VP सिंह साहब ने जैसे कहा था, जो अपने आए थे पिछली बार, अगर आपने वेबिनार अटेंड किया हो सिंह साहब का, वीर सिंह साहब का, तो वीर सिंह साहब ने फरमाया था कि भाई पोर्टल में अमेंडमेंट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो टेक्निकल टीम क्लियर करती है, फिर उसके बाद वो उस पे जाता है, क्या कहते हैं, इन्फोसिस के पास, और इन्फोसिस उसका अमेंडमेंट करता है। वो कहते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये दिक्कतें हैं, ये तो GST के साथ शुरू से है, तो उसको अपने को फेस करना पड़ेगा।
हाँ जी, बिल्कुल यही बात डिस्कस दूसरा जो क्वेश्चन था 17-18 में इम्पैक्ट टेकन इन 18-19 and shown in GSTR 9 17-18 part 5 and also 18-19 impact in taken in 19-20. So in GSTR 9 18-19 impact of part 5 of GSTR 9 17-18 when we show, can we show in GSTR 9 in consolidated 17-18 and 18-19? हाँ भाई नीतू। सर इनकी क्वेरी मुझे कम समझ आई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन 17-18 के हैं उसको हम कैसे डील करेंगे 18-19 के GSTR 9 में। तो जैसे कि प्रेक्षा ने अपने डेलिब्रेशन में बताया था कि अभी तक एज ऑफ नाउ फॉर्म में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है जिससे हम GSTR 9 18-19 का जो GSTR 9 है उसमें वो अलग से बता सके कि कौन से ट्रांजेक्शन 17-18 के हैं। तो इसलिए हमें इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमें जब टैक्स पेड या कोई और फील्ड है उसको एनालाइज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मतलब वो जो रीजंस है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आ रहा है तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये इस कारण है क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो 17-18 का है और ये हमने ऑलरेडी पार्ट 5 में 17-18 में रिपोर्ट कर दिया था। शुभम अग्रवाल जी आपकी क्वेरी मेरे ख्याल से फाइनल हो गई। शुभम अग्रवाल जी हैं? शुभम अग्रवाल जी चलिए नेक्स्ट। सर मोस्टली जो क्वेरीज आई हैं वो इसी से रिलेटेड आई हैं कि जो ट्रांजैक्शन 17-18 के हैं उसको हम कैसे मतलब GSTR 9 18-19 के GSTR 9 में कैसे रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, प्रेक्षा तुम कुछ ऐड करना चाहती हो? मतलब सर उसमें 9C में जो है वो दे रखा है 12B और 12C में जो आपने 17-18 का 18-19 में दिखा है या फिर कोई 18-19 का 19-20 में दिखा है, लेकिन 9 में नहीं दिया है। तो वही जैसा दीदी ने बोला है कि जो भी 9C में तो दिखा सकते हैं, जो 9 से ट्रैवल होके आएगा फिगर, तो जब दोनों का रिकंसिलिएशन होगा उसमें रीजन बताना रहेगा कि इस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक एडवोकेट सहयोग जी की है क्वेरी। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग GSTR 9 2018-19 that is GSTR 9 2018 17-18 I am fill column 10 supplies tax declared through amendment plus net of debit notes, supplies tax reduced through amendment net of credit note, but effect of this is not shown in GSTR 9 of 18-19 that is shown in the data field of the return field in 2018-19। उस सर सेम ही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 17-18 में तो था ये ऑप्शन दिया था और 18-19 में नहीं दिया था, इस केस में क्या? ठीक है, तो ये सेम ही प्रॉब्लम आ रही है सभी के, तो वो अपन ने उनको बता ही दिया। अगर फिर भी आपकी क्वेरी कुछ दिक्कत हो तो आप वो मैं बताएं। एक है GSTR 9 फाइल करते वक्त सेल्स में गलत फिगर डाल दिया, मेरे को व्हाट्सएप पे आया है कि, और जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैच नहीं करता है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि GSTR 9C भरते वक्त टेबल 5 में ऑटो पॉपुलेट फिगर आता है GSTR 9 से, जो डिफरेंस है 9C में वो कैसे रिपोर्ट करें? हाँ भाई नीतू। सर आप एक बार वापस रिपीट करेंगे? GSTR 9 फाइल करते वक्त सेल्स में गलत फिगर डाल दिया, हाँ, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं करता है। हाँ। और GSTR 9C भरते वक्त टेबल 5 में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ जाता है, हाँ। GSTR 9 से। तो जो डिफरेंस आ रहा है 9 और 9C में, उसे कैसे रिपोर्ट किया जाए? सर जैसे कि 9 भर दिया है ऑलरेडी, तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि 9C में रीजन में बता देंगे और 9 जो करेक्ट मतलब मैनुअली साइन करके और डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। 5R में जो कॉलम में अनरिकंसाइल्ड का आ रहा है उसमें अपन रीजन बता देंगे। ठीक है सर, GSTR 9 और 9C फाइल करते वक्त ये हमें ये पता चला कि हमने IGST में 10,000 का टैक्स का पेमेंट करना है और दूसरी तरफ हमने CGST और SGST में 5,000 का पेमेंट ज्यादा कर दिया है रिटर्न फाइल करते में। तो क्या इस केस में मैं लायबिलिटी का पेमेंट करने से बच सकता हूँ?
परीक्षा परीक्षा कहाँ चली गई? चलो हाँ नीतू। सर उसमें ये है कि आपने जो मतलब गलत टैक्स पे किया है, इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा मतलब क्योंकि उसमें एक्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड है, बट जो गलत हेड में टैक्स पे किया उसको सही हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो गलत पे किया उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने जो IGST में पे किया है उसका तो आप रिफंड ले लीजिए, जो SGST और CGST में पे करना है वो पे करना है, परंतु आप पे ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी पराग जी बोलिए। जब मैं उपस्थित रूम में जो साथी उपस्थित हैं उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाथ उठा दीजिए। हाँ जी बोलिए सर। है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाथ उंगली दिखा दीजिए, हम अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया है सर, अमेंडमेंट इन 2000 which is filed in column 10 and 11 given nil effect in GSTR 9 of 2018-19. Amendment of year 2017-18 which is filled in column 10 and 11 given nil effect in GSTR 9 of 2018-19. क्या परीक्षा? ये क्लियर नहीं हो रही है क्वेरी। सत्यम जी ने बोला है कि इफ सेल वैल्यू एंड टैक्स वैल्यू ऑफ 2017-18 इज शोन इन GSTR 3B of 18-19, who will fill GSTR 9 of 18-19? ये प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चन आपका? हेलो जैन साहब। हाँ जी जैन साहब, हाँ ये क्वेश्चन जो है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो अगर निकल नहीं पा रहा है तो जरा संतोष गुप्ता जी को से संपर्क कर लें, डिस्कस कर लें आप पर्सनली। कौन सी प्रॉब्लम जो अभी आप कह रहे थे नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, उसका रेफरेंस उसमें, तो रेफरेंस के लिए तो कहीं उसमें कॉलम दिया नहीं रहता है। नहीं इसमें जो है ये आया है कि भाई मैं ये कह रहा था कि जो क्वेरी है वो क्लियर नहीं है। एक तो ये था, किस बारे में आप कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। क्या क्वेरी क्या है? क्वेरी क्या है? क्वेरी है सर, ये जो लिखा है उन्होंने आधा ही लिखा है। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर में कह है, दीजिए कि पूरी क्वेरी दें उनसे, कि ये पूरी क्वेरी दें। उसमें जो आ रहा है वो अनोनिमस अटेंडी आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, दिक्कत ये है। मैंने इसीलिए उसको बोल दिया है, अगर कोई उसको क्लैरिफाई कर देख लीजिए कौन सज्जन है, उनसे कहिए पूरी दे डिटेल, मतलब क्या है प्रॉब्लम उनकी, तब तो उनका नाम नहीं आ रहा है सर, नाम उन्होंने दिया नहीं है अपना। चलिए होगा, फिर आगे बढ़िए। If sale value and tax value of 17-18 is shown in GSTR 3B of 18-19. मैंने वो समझ गया, मैं वो समझ गया। Who will fill GSTR 9 of 18-19? क्या भाई? अब कोई 17-18 की अगर सेल उन्होंने 18-19 में 3B में दिखाई है। हाँ जी हाँ, तो मतलब जब अगर GSTR 9 और 9C फाइल करेंगे 18-19 का, तो उसमें तो ये कोई कॉलम दे नहीं रखा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की कोई 18-19 में दिखाई है तो उसमें 9 और 9C में किसी तरह का डिस्क्लोजर नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अब एक संयोग गुप्ता जी की क्वेरी है कि in March 2020 GSTR 1 I am filed table of amendment in B to C, but I could not. I am conduct mistake in amendment now. I further amended the same portal is not allowing me to, given the error that you have already amended the following tax period in the same year. I am also went to amended the cess amount of the month of April 19, but I have forgot to do so. Now please advise I am make adjustment in April 20 or in annual return 1920. My GSTR 3B return for all month is filed correct, but wrong in GSTR 1 in April 19 and March 19. मतलब उन्होंने GSTR 1 में गलत भर दिया परंतु 3B करेक्ट भरा है, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा? GSTR 9 में देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार अमेंडमेंट कर दिया, दूसरी बार पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा उसको अमेंड करने के लिए।
तो जो भी उनका 9 और 9C है, अगर उन्होंने 3B फाइल किया है तो 3B सही फाइल किया है तो इस केस में कोई टैक्स लाइबिलिटी तो रेज नहीं होती है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उन्हें एक्चुअल बेसिस पे ही 9 फाइल करना चाहिए। और जीएसटी 1 में ये दिक्कत है कि वो अगर कोई भी एक बार अमेंडमेंट कर देते तो वापस अमेंडमेंट करने अलाउ नहीं की करता। अलाउ नहीं करता, तो उस केस में तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो मतलब आपको जो है 9 और 9 1 अमेंडमेंट की प्रोविजन नहीं है, 3B आपने करेक्ट किया इसलिए आपकी कोई लायबिलिटी आएगी नहीं, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अकाउंट्स में फिगर आए हुए हैं वही करना है। इसमें एज पर अकाउंट बुक्स वो अपना हाँ। सबमिट करें 9, और उसमें इन फ्यूचर का डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी जाती है तो एज पर बुक वो वेरीफाई करा दे, बस यही है सर। All the amendment adjustment filed in column 10, 11 and 12 and 13 of GSTR 9 of year 2017-18 now reported under GSTR 9C of the year 18-19 ? वो भी नीतू सर वापस रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं। all the amendment adjustment filed under column 10, 11 and 13 हाँ of GSTR 9 of year 2017-18 now repeated under GSTR 9C of year 18-19. दीक्षा सर मेरे हिसाब से तो ये वही है जो बोल रहे हैं ना कि 17-18 जो यूटिलिटी दी थी 18-19 से रिलेटेड करने की और 18-19 में नहीं दी है, तो वही रिलेटेड क्वेरी लग रही है क्योंकि ये हेलो सेम क्वेरी है मतलब। हाँ 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 ठीक है सर, इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो बताएं सर। इसके अलावा मेरे पास कुछ आई है, मैं बोल दूं क्या? हाँ बोलिए आप। पराग सिंघल जी। हाँ बोलिए बोलिए। हमारे क्लाइंट ने जीएसटीआर 3B 18-19 का फाइल करते वक्त 2 लाख रुपए की सेल ज्यादा दिखा दी, जो कि अगले साल अप्रैल महीने में रिटर्न फाइल करते वक्त जीएसटीआर 3B में एडजस्ट कर दी गई। अब हमें ये बताएं कि जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त इसको कैसे रिपोर्ट करें। इसमें ये क्या है कि 2 लाख की सेल जो है कॉलम 4B ऑफ जीएसटीआर 9 में दिखाना था, और जिसका कि एडजस्टमेंट अगले साल में किया जाएगा, वो पार्ट 5 टेबल 11 में किया जाएगा। Dear sir, I have downloaded the auto-populated forms from GSTR portal for 3B and GSTR 1. Upon checking, the taxable value showed different figures in all 3 forms. How should I enter the correct taxable value according to the books of accounts? ये मेरे ख्याल से सेम क्वेरी है प्रेक्षा वापस। नहीं सर, ऐसा होता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जब वो कंसोलिडेटेड एक ऑप्शन देता है आपको 3B 1 और 9 डाउनलोड करने का। जैसे अगर मैं जब 9 फाइल कर रही हूँ तो उसमें कंसोलिडेटेड 3B 18-19 का मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, कंसोलिडेटेड 1 और 9 भी। तो उस केस में ऐसा हो रहा है कि मैं जो डाउनलोड करती हूँ वो तीनों ही अलग फिगर दिखा रहा है सेम चीज के लिए। अच्छा, तो ये टेक्निकल ग्लिच है, मतलब प्रॉब्लम है पोर्टल पे उसका। हाँ, तो ये तो Secondly, in year 18-19, excess input credit was claimed which was not reversed. Can the difference amount be reversed in GSTR 9? Excess input credit was taken, claimed which was not reversed. Can we difference amount be revised in GSTR 9? आप पे कर ही सकते हो ना, आप DRC 03 से पे कर सकते हो अगर एक्सेस ली है तो। Also during the same period, the input IGST was wrongly claimed as CGST and SGST. Credit CGST, IGST की जगह पे C और S पे हेड में ले लिया तो क्या होगा? नीतू सर जो गलत ले लिया उसको पे बैक करना पड़ेगा along with interest DRC 03 से। पर तुमने तो कहा था कि भाई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट सर वो क्रेडिट अगर गलत ले लिए तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा ना। वो तो अगर टैक्स लायबिलिटी गलत हेड में कर दिए तो इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर क्रेडिट गलत लिए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब इसका ये हुआ मतलब कि भाई अगर आपने क्रेडिट गलत ले लिया तो इंटरेस्ट लगेगा, परंतु अगर आपने लायबिलिटी गलत शो कर दी है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
if we have more tax liability while filing GSTR 9 or 9C, then can we use ITC available in electronic credit ledger for paying the excess liability? क्या प्रेक्षा? प्रेक्षा? हेलो हेलो हाँ. If we have more than tax liability while filing GSTR 9 and or 9C, then can we use ITC available in electronic credit ledger for paying excess tax liability? जो सरकार ने ये बोला था कि जो भी आपकी पेमेंट बनता है 9 और 9C से वो सारा का सारा कैश में होगा, क्रेडिट से नहीं हो सकता। तो इस केस में जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो DRC 03 से इन कैश होगी, क्रेडिट से नहीं कर सकते। क्रेडिट से नहीं कर सकते, कैश से करना पड़ेगा। ITC से एडजस्ट नहीं होगा। ITC के केस में कौन बोले सर? Should the registered person disclose details of notice pay recovery from employees in form on? अगर अपन नोटिस पे मतलब एम्प्लॉइज से रिकवर करते हैं कि भाई आपने जैसे आपको कहा कि 6 महीने तक आप सर्विस करोगे, आप पहले छोड़ के चले जाते हो, तो हम उससे रिकवरी कर लेते हैं, तो वो क्या कहाँ पे शो करनी पड़ेगी नीतू? सो वो टेबल GST 9C में टेबल 5O में शो करनी पड़ेगी। उसमें यही है कि मतलब अपन को है ना, अगर कोई टैक्स पे करे, वैसे तो इस पे डिस्प्यूट है कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बट अगर कोई टैक्स पे कर रहा है तो उसको 5O में दिखाना पड़ेगा अलग से, मतलब 9C में। मतलब इस पे ये जो नोटिस पीरियड में अपन एम्प्लॉय से रिकवरी करते हैं उस पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई है कि नहीं है, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस पे डिस्प्यूट है अभी। प्रदीप जी इस बार संतोष गुप्ता जी से पूछिए, इस बार जवाब देंगे। संतोष गुप्ता साहब जी, आपका म्यूट है सर, वो शायद भोजन कर रहे हैं। नहीं बताएं। अगर मतलब एम्प्लॉय से रिकवरी की गई है क्योंकि वो नोटिस पीरियड में छोड़ के चला गया, नहीं इसमें देखिए दो चीज, जैसे कि नीतू ने बताया, वो ठीक बताया था कि पहली बात तो ये देखने की है कि एम्प्लॉय से टर्म्स यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैं तो GST लायबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में तो रिप्लाई यही है कि उसमें GST की कोई लायबिलिटी आएगी ही नहीं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की यदि रिलेशंस हैं सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आएगा, सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में आएगा या ये रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग आएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयर काट रहा है एम्प्लॉइज की। नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काट रहा है, लेकिन जो रिलेशन है ट्रांजैक्शन का वो नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। नहीं तो ये अपने को फैक्चुअली देखना पड़ेगा कि एक्चुअल रिलेशन है क्या। मेरा ओपिनियन है, चलो डिस्कशन का मैटर है, मेरा ओपिनियन है कि भाई जब आपने कोई एक्ट प्रिस्क्राइब तरीके से नहीं किया और उसके डैमेजेस रिकवर करते हैं तो ये रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट पे आएगा। नहीं ठीक है, यदि आएगा नहीं, इसका फिर भी एक ट्रांजैक्शन वी हैव टू सी रियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि यदि हम कोई यदि कटौती करते हैं किसी की भी, तो वो GST अट्रैक्ट कर रही कि नहीं, सर्विस प्रोवाइड हो रही कि नहीं हो रही। ओके, सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, अभी कई कंडीशंस हैं उसकी, ये डिबेटेबल इशू है, इसलिए इसको अभी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और जब तक पूरे फैक्ट क्लियर ना हो। अगर अपन ने पे कर दिया इस पे तो कहां पे दिखाएंगे सर? नहीं, यदि पे कर देंगे तो लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी GST में दिखाई जाती है रिटर्न में, फॉर्म 3B में दिखाएंगे पहले तो। नहीं, यदि आप एडमिट कर रहे हो लायबिलिटी, यदि आप एडमिट कर रहे हैं, एडमिट करके पे कर रहे हैं, तो आप GSTR 3B में ही तो आउटपुट लायबिलिटी एक्सेप्ट करोगे फर्स्ट स्टेप। ओके, अकॉर्डिंगली फिर आगे डील होगा वो। ये प्रदीप जी ये डिस्कस हुआ था पिछली वेबिनार में वीर सिंह की, उसमें तो वीर सिंह से भी ये डायरेक्टर्स की सैलरी और के पॉइंट थे, वो डिफरेंट इशू है अंजनी जी। ये हम वो नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सैलरी दी, तो जो आपने वर्ड कहे, हमने कहा रिलेशनशिप जो आपने बताया वही चीज की रिलेशनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी क्या है, तो दो तरह से, एक में तो लायबिलिटी आएगी, एक में नहीं आएगी। ये डिस्कस हुआ था थोड़ा सा, तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था। उसके बाद आज जो ये पॉइंट आया तो उस पे ये कि डिडक्शन कर रहा है एम्प्लॉयर डिडक्शन कर रहा है।
उसमें ब्रीच क्या ऑफ था कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कोर्ट जल्दी एम्प्लॉयर जा रहा है। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा था, इसमें सैलरी में से डिडक्शन कर रहा है, ये दिक्कत है। हाँ वही चीज नहीं, लेकिन जैन साहब डिडक्शन कहाँ से हो रहा है? डिडक्शन तो सैलरी सैलरी से से हो रहा है ना। वही। हाँ, तो भाई वो कोई व्हाट इज द सर्विस रिलेशन उसमें बिटवीन? कहीं है ही नहीं। सर्विस कंपोनेंट यदि उसमें नहीं है एज पर एक्ट एंड रूल्स, तो फिर लाइबिलिटी में नहीं जाता। शेड्यूल 3 लेकिन में आ चलिए, जाएगा, क्योंकि डिबेट शेड्यूल 3 के पॉइंट नंबर 1 में। चलो ठीक है सर जी, ये इसमें डिबेटेबल है, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। बढ़िए, आगे बढ़िए। सही बात है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, हाउ टू रिपोर्ट द सेम इन एनुअल रिटर्न। हाँ भाई नीतू, तुम्हारा म्यूट है नीतू, म्यूट है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स तो सर एनुअल रिटर्न में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जीएसटी इम्पैक्ट वाले क्रेडिट नोट से एनुअल रिटर्न में आते हैं। लेकिन ये रिकंसिलिएशन में जरूर आएंगे, 5J में इसको हमको शो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिट नोट वो होते हैं जिसमें जीएसटी इफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर अपन ने कोई डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अगर नोन है बिफोर एंड के भाई, मतलब अगर से इनवॉइस काटने से पहले अपने को नोन है कि अगर आप कैश डिस्काउंट दोगे तो उसमें फाइनेंशियल, उसमें तो क्रेडिट नोट इशू होगा और जीएसटी इफेक्ट होगा। परंतु अगर आपका बिजनेस अच्छा हुआ है, किसी आदमी के साथ 5 करोड़ का बिजनेस हो गया और आपने कहा, उसने कहा साहब थोड़ा तो डिस्काउंट दो, कोविड-19 की पोजीशन है, तो आपने कहा 2% डिस्काउंट दूंगा मैं आपको, तो 2% डिस्काउंट देंगे तो फिर वो मिलेगा ही मिलिएगा। बीच में और वो अपने वो कानपुर वाले कहाँ कह रहे थे गए? संतोष जी तो खाने में लगे। खोल लिया था कानपुर। हाँ। क्या सर? नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़िए। अच्छा जी, तो कानपुर वाले भाई साहब कहाँ गए? वही बोल रहे हैं, वो हाँ जी, संतोष जी बोल रहे थे। तो हाँ जी, जैन साहब बताइए। आजकल कोई काट ही नहीं सकता, सब कानपुर वाले तो नहीं कतई नहीं। कानपुर को आप विकास से जोड़ के न देखें। कानपुर में तो पूरे इंडिया में छाया हुआ आप तो। जी पूरे इंडिया में विकास से छाया न हुआ। देखिए, कानपुर और भी तमाम चीजों के लिए फेमस है। वो क्या कानपुर वालों ने डिस्काउंट मांगा, मैं क्या कानपुर वाले मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मुझे सहयोग गुप्ता आ गए हैं, उनसे पूछना चाह रहे थे। सहयोग गुप्ता का प्रश्न आ गया था। सहयोग गुप्ता हाँ जी, आते हैं। सहयोग गुप्ता आप सुनाई पड़ रहा है? सहयोग गुप्ता जी कहाँ है? आ गए, रूम में आ गए। हाँ सहयोग गुप्ता जी बोलिए, आपकी क्वेरी क्या थी? आवाज नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन करिए प्रदीप जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अगली करिए। क्वेरी पे चलिए, अगली क्वेरी पे आइए। जैन मेरे हिसाब साहब से जूम का टाइम भी तो देख लीजिए, कितना बचा है अपने पास। सर हाँ वो खत्म होने वाला है। वैसे हमारी क्वेरीज फिनिश हो गई सर। जी हमने आज इसीलिए 3 घंटे का टाइम दे दिया था कि भाई उसमें पिछली बार भी प्रॉब्लम हुई थी अपनी मीटिंग में, इसलिए हमने उसको। फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद राजे साहब को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। हाँ जी सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंजलि कुमार श्रीवास्तव जी, को चेयरमैन श्री संतोष कुमार गुप्ता, मेरे स्पीकर श्री प्रदीप जैन, नीतू सावानी और प्रेक्षा जैन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, ये तो जीएसटी की बेसिक चीज है कि वो बिना प्रॉब्लम के जीएसटी नहीं चल सकती हमारे साथ, तो जीएसटी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग के लिए जीएसटी को थैंक्स कहेंगे। और सबसे बड़ा थैंक्स प्रदीप जैन को है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए जो है सबको धन्यवाद। जितने भी पार्टनर आए सबने धैर्य से सुना इसको, और हम लोग चाहेंगे कि एक बार ये वेबिनार फिर से हो, क्योंकि आपकी बात कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, अगली बार ये दूर हो जाए है? और इसको जो फिर से किया, सभी को थैंक्स है और सभी को सहयोग रहा है, इसलिए सबको थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद प्रमोद राय साहब जी। मैं सभी स्पीकर्स को, प्रेक्षा जैन, नीतू सुखमानी और प्रदीप जैन साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने चेयरमैन सर, सभी को सदस्यों और खेद प्रकट करता हूं कि जीएसटी का जो प्रभाव आज हमारे वेबिनार पे भी आ गया, और खासतौर से प्रेक्षा के आवाज गले में जरूर जीएसटी का प्रभाव आ गया कि वो गलती हो गई वहां पे। खैर बहुत अच्छा प्रभाव। वो लॉकडाउन का था, वो यूपी का लॉकडाउन था, वो यूपी का लॉकडाउन आ गया उसमें। एक्चुअली क्या है साहब, संतोष कुमार जी दिख गए सामने, संतोष कुमार जी दिख गए। जी। हाँ जैन साहब, जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ, कानपुर वाले दिख गए, फिर दिक्कत हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, कानपुर वाले दिख गए तो दिक्कत हो गई। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ
सभी से कि हाँ, निश्चित तौर पर आज के जो हमारे स्पीकर थे प्रक्षा जैन जी और जो नीतू थी, दोनों की कंसेप्ट जीएसटी में बहुत क्लियर है। आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ हर, बहुत बढ़िया क्लियर है। कीप इट अप, और इस तरह ये रहेंगे तो एक दिन हमारे प्रदीप जैन साहब से काफी आगे जाएंगे। मेरी ईश्वर से यही कामना है। थैंक यू सर। चलो इन बच्चों को भी आशीर्वाद, और अब समापन करें। समझे पराग जी और जैन साहब? इन जो दोनों बच्चे थे आपकी बच्चियां, मतलब बच्चे क्या बच्चियां थी, जो बच्चियों ने दिया, लोगों को ज्ञान अर्जित प्रदान किया, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत प्रशंसनीय और अभिनंदन, और आप सभी लोगों को प्रणाम। अब हम चाहेंगे समापन करें। थैंक यू सर। हो गया खत्म।